1973 का वो चुनाव होता है, आप लोग जीतते हैं और फिर 1974 में मेरे ख्याल से मार्च का महीना था, 8 मार्च या कितनी तारीख थी, जब आप लोग तय करते हैं कि हम राजभवन और विधानसभा का घेराव करेंगे। आप राजभवन के बाहर थे और लालू यादव विधानसभा के बाहर थे। नहीं, हम लोगों ने आह्वान किया था, चूँकि 18 तारीख जी 18 मार्च जी 18 मार्च ये गुजरात के अंदर नव निर्माण का आंदोलन जो है चल रहा था, बहुत अपनी पराकाष्ठा पर था और वहाँ की विधानसभा भंग हो चुकी थी। जी। तो नारा यही था, गुजरात की जीत हमारी है, अब बिहार की बारी है। अच्छा। और हम लोगों ने प्रेरणा ली गुजरात के आंदोलन से और हम लोगों ने कहा कि राज्यपाल को हम विधानसभा में भाषण करने नहीं जाने देंगे। राज्यपाल भाषण करने न जाएं विधानसभा में और विधानसभा को भंग करें। तो उसको लेकर हम लोगों ने आह्वान किया, घेराव करेंगे विधानसभा कौन था का। उन दिनों राज्यपाल? राज्यपाल तो मुझे ध्यान में कौन थे, लेकिन अब्दुल गफूर थे, मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर जो हैं। और आश्चर्य की बात कि हम लोग को भी विश्वास नहीं था कि जब हम लोग पहुँचे राजभवन या विधानसभा के पास तो हजारों लड़के बिहार से पहुँचे हुए थे। क्योंकि जब आप पटना साइंस कॉलेज से चले तब तो 20-30 लोग थे। जब हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज से चले, हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज, तो मुश्किल से 20-22 लड़के थे। तो लालू यादव धीरे से 3 व्हीलर पर बैठकर निकल गया। अच्छा। कहा कि मोदी तुम लेकर आओ। उसको लगा कि ये 20 लड़कों को लेकर कहाँ जुलूस का नेतृत्व करेंगे। तो हम लोग जब लेकर वहाँ पहुँचे तो मैं तो अवाक रह गया। मुझे लगा कि हम लोग का प्रोग्राम तो फ्लॉप कर गया। जब पटना यूनिवर्सिटी से 25-50 लड़के नहीं जुटे, इतने लड़के आएंगे कहाँ से। लेकिन पूरे बिहार में एक जो माहौल लगता है जो बना हुआ था, तो मैं समझता कम से कम 25-30 हजार लड़के और पहुँचे हुए थे विधानसभा। और एक और माहौल बनाने का काम किया सरकार ने। जब घोषणा की हम लोगों ने कि हम घेराव करेंगे, तो उन्होंने बैरिकेड कर दिया पूरी विधानसभा का। अच्छा। आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में कभी विधानसभा का इस प्रकार का बैरिकेडिंग नहीं हुआ होगा। तो ये जितनी न्यूज़ आती रही है खबरों के अंदर, उसने और गर्मी जो है और गर्मी पैदा कर दिया। और लड़कों में जागृति थी, क्योंकि इसके पहले गुजरात का आंदोलन हो चुका था। तो हजारों लड़के पहुंच गए। फिर लोग, राज्यपाल की गाड़ी आने का जब समय हुआ तो हम लोगों ने घेरा तोड़कर हम लोग कूद गए सड़क पर जो है। और जैसे ही सड़क पर कूदे तब तक लाठी चार्ज हो गया। तो भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने के बाद फिर जो भीड़ थी, उस भीड़ ने, और इतने लोग आ गए, मैंने छात्र, नौजवान, जो ये जो भीड़ थी सब भागे, भगदड़ मच गई। आधे घंटे बाद मालूम पड़ा कि साहब उस समय का जो सबसे बड़ा अखबार था आर्यवर्त और प्रदीप, उसके दफ्तर में लोगों ने आग लगा दिया। और धो करके आर्यवर्त और प्रदीप का दफ्तर लोगों ने जला दिया। फिर उसके बाद पटना का एक बहुत बड़ा होटल था, होटल राजस्थान, जेजी कार, उसको लोगों ने आग लगा दिया। FCI की गोडाउन थी, इसको लोगों ने आग लगा दिया। और पटना में फायरिंग हो गई। तो यानी जिसमें 5 लोग मारे गए थे। अब कितनी संख्या मरी गई मुझे ध्यान में नहीं है। और इतना ही नहीं, तो जो लोग लौट कर गए यहाँ से, क्योंकि पटना में कर्फ्यू लगा दिया गया, तो जो लोग लौट कर गए यहाँ से, जो नौजवान जो आए थे अपने अपने ज़िले में, मुझे लगता है कि 18 से लेकर 19 मार्च के बीच बिहार में 7-8 जगह फायरिंग हो गई है। तो यानी इतना इस तरह का स्वरूप ले लेगा, इसकी हम लोगों को तो किसी को दूर दूर तक ये कल्पना नहीं थी। और अब तो इसलिए यह एक दौर था। लेकिन इसमें एक और रोचक मैं घटना बता दूं लालू यादव के बारे में। उस जमाने में टेलीफोन बहुत बड़ी बात होती थी। बहुत कम लोगों के घरों में टेलीफोन होता था। तो लालू यादव जिस चपरासी क्वार्टर में रहते थे, तो छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते उनको विश्वविद्यालय से टेलीफोन दिया गया था। अच्छा। तो लालू यादव भाग कर, चूँकि उनका घर तो बगल में था, सेक्रेटेरिएट और वेटनरी कॉलेज 1 किलोमीटर की भी दूरी नहीं होगी। भगदड़ मची तो घर आ गए लौट कर, और टेलीफोन करने लगे जगह जगह कि लालू यादव को गोली लगी, लालू यादव मर गए। खुद लालू यादव ने और कई जिलों के अंदर फ़ोन कर करके ये अफवाह उड़ा दिया कि लालू यादव की मौत हो गई, उनको तो गोली में वो मारे गए। तो ये सुनकर और लोग उत्तेजित हो गए। और कई जिलों में तो इसलिए पुलिस फायरिंग हो गई कि लोगों को ये जो अफवाह फैले कि लालू यादव मर गए पुलिस फायरिंग के अंदर, तो और लोग हिंसक हो गए। और पूरे बिहार में मुझे लगता है कम से कम
15-16 शहरों के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया। तो इसलिए वो एक अलग ज़माना था, एक अलग। एक और देखिए, मैं जरूर कहूँगा कि पॉलिटिकल लीडरशिप को लोग देखना नहीं चाहते थे। अगर कहीं हो चुकी थी वो। अगर लालू यादव चले गए, मैं कहीं भाषण देने चला गया, मुझे आज भी हंसी आती है कि मैं उस ज़माने में क्या बोलता होऊंगा या क्या मैं भाषण देता रहा होऊंगा, मेरी समझदारी कितनी थी। तो हम लोग की मीटिंग में 3,000, 4,000, 5,000 आदमी आ रहे हैं, छात्र नेताओं के। और कर्पूरी जी, रामानंद तिवारी जो समय के बड़े नेता थे, उनके मीटिंग में 150 लोग भी आने के लिए तैयार नहीं है। और एक जगह तो ऐसा हुआ कि मैं देवघर में था, तो मेरे मीटिंग में 4-5 हज़ार लोग, और उसी मैदान के एक कोने पर रामानंद तिवारी की सभा चौकी लगाकर हो रही है, उसमें 25 लोग। तो मैं बड़ा आदर करता था, शिवानंद जी के पिताजी भी थे वो, रामानंद जी बिहार के बड़े समाजवादी तो नेता मैं हैं। गया उनके, हाँ, उसी चूँकि एक ही मैदान का बहुत बड़ा मैदान था, उसके कोने पर। और मैंने कहा कि तिवारी जी चलिए आप हमारे मंच पर। मैं उनको लेकर आया अपने मंच पर। तो यानी ये कोई सुशील मोदी या लालू यादव के कारण नहीं, क्योंकि लोगों को लगता था कि छात्र कुछ कर सकते हैं। और एक और खासियत इस आंदोलन की कि इसके पहले जो भी आंदोलन हुए बिहार में या यूपी के अंदर, वो 3 मुद्दों को लेकर हुए। सिनेमा हॉल की टिकट को लेकर आंदोलन हुए, बसों के किराए को लेकर आंदोलन हुए, और जो ये फीस वृद्धि नहीं, ये कैंटीन, होटल, खाने को लेकर रियायती दरों पर हमको मिलना चाहिए। तो जब हम लोग छात्र संघ में जीत कर आए, और मैं ये भी बता दूं कि छात्र संघ हमारा जो था, उसमें हमने कुलदीप नैयर को बुलाया था उद्घाटन करने के लिए। हमारे छात्र संघ का उद्घाटन करने कुलदीप नैयर आए। इन चीज़ों को लालू यादव को कोई मतलब नहीं, कौन आ रहा कौन जा रहा, उनको दूर दूर तक मतलब नहीं। मोदी तुम करो, ये तुम्हारा काम है, तुम करो। उसको मालूम था कि सुशील मोदी करेगा, वो अध्यक्ष हैं तो अध्यक्षता तो उन्हीं को करनी है, पब्लिसिटी तो उन्हीं को मिलेगी, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं छात्र संघ के। तो लालू यादव को कुलदीप नैयर आ रहे हैं कि कौन आ रहे हैं, कोई उनको मतलब नहीं, कहाँ मीटिंग होगी, कैसे भीड़ जुटेगी, कुछ नहीं। वो तो अपना सभा के 10 मिनट पहले पहुंच गए। तो मैंने एक बार उनसे कहा लालू जी को कि लालू जी आप अध्यक्ष हैं तो आपको अंत में बोलना चाहिए। मैं तो बहुत इनोसेंटली कहा, मेरे मन में कोई और बात नहीं थी। तो कहा कि मूर्ख है ये, अंत में हमारा भाषण कौन सुनेगा। तो मैंने कहा भी अध्यक्षीय भाषण तो बाद में होता है। वो अध्यक्षीय भाषण पहले ही करते थे वो। तो लेकिन उनको मालूम था कि पब्लिसिटी किस चीज़ से मिलती है, ये लालू यादव शुरू से जानता था। नहीं तो सामान्य कोई व्यक्ति होता तो वो अध्यक्षीय भाषण 2 मिनट 4 मिनट बाद में करता। तो हम लोगों ने तो EMS नंबूद्रीपाद को बुलाया अपने यूनियन के अंदर, चंद्रशेखर जी को बुलाया, और हमने एक चलाया था कि जितने दलों के नेता उनको बारी बारी से बुलाएंगे ताकि राजनीतिक जागरूकता पैदा हो। और हमारा जो छात्र संघ था, क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा था, अगर मैं नहीं जुड़ा होता तो शायद इन चीज़ों को नहीं जानता। तो आने के बाद सबसे पहला काम ये किया कि सिनेमा हॉल, हर एक सिनेमा हॉल में लड़कों के लिए फिक्स कर दिया टिकट। इतना रिजर्वेशन होगा लड़कों के लिए कि लड़के जब आएंगे उन्हीं को टिकट मिलेगा। तो सिनेमा हॉल का झगड़ा खत्म हो गया। हर कॉलेज में कैंटीन खुलवा दिया हम लोगों ने, बसों की व्यवस्था कराई ताकि बड़े मुद्दों को लेकर लोग लड़ सकें। और यह आंदोलन था जिसका मुद्दा था शिक्षा में परिवर्तन, महंगाई, बेरोजगारी, ये उसके मुख्य मुद्दे थे। उसके पहले हिंदुस्तान में कोई छात्र आंदोलन ऐसा नहीं था। एक दिल्ली में कन्वेंशन हुआ था आप लोगों के आंदोलन से पहले, उसमें भी शायद यही सब बातें हुई थी। ये 7-8 जनवरी को 1973 को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे आलोक कुमार, जो अभी विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी। और अरुण जेटली थे वाइस प्रेसिडेंट। तो उन्होंने ऑल इंडिया स्टूडेंट लीडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाया था। और मैं जहाँ तक याद है, त्रिदेव बनर्जी या चटर्जी हुआ करते थे, जो राष्ट्रपति की भी उम्मीदवार बने थे बाद में जी। उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। अच्छा। तो देश भर के स्टूडेंट लीडर्स वहाँ पर आए थे, और लालू यादव भी वहाँ पर गए थे। मैं एक लालू यादव को और आपको सुना दूँ जी। अब वो दिल्ली में, हम लोग तो पहली बार दिल्ली हमने गए होंगे पहले 1-2 बार, लेकिन दिल्ली बहुत कम जाया करते थे हम लोग। सम्मेलन हो रहा था जो है, किसी मुद्दे पर शेम 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 जो होता है, तो बिहार में तो आज तक कभी हम लोग शेम शेम जानते भी नहीं थे उस जमाने में। तो किसी मुद्दे पर लोग कहने लगे शेम शेम शेम, तो लालू यादव को समझ नहीं क्या होता, कहा आलू भंटा सेम, आलू भंटा सेम, आलू भंटा। तो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर की मैं बता रहा हूँ। तो खैर, तो और वहीं पर ये निर्णय हुआ
कि हर राज्य में छात्र नेता सम्मेलन करेंगे। ये विद्यार्थी परिषद के चूँकि आलोक जी भी थे, तो वहाँ से लौट कर आने के बाद हम लोगों ने 17-18 फरवरी को पटना के अंदर, या 7-8 फरवरी को, शायद 7-8 फरवरी को बिहार प्रदेश छात्र नेता सम्मेलन हम लोगों ने आयोजित किया। और उसके अंदर नीतीश कुमार भी थे, क्योंकि नीतीश कुमार समाजवादी योजना सभा से, और उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज के वो अध्यक्ष हुआ करते थे। मान इंजीनियरिंग कॉलेज का जो छात्र संघ था उसके अध्यक्ष या कोई पदाधिकारी थे नीतीश जी जो। तो कांग्रेस हो, SYS विद्यार्थी परिषद प्लस निर्वाचित जनप्रतिनिधि, इन लोगों का वो कॉन्फ्रेंस था। कम्युनिस्ट भी उसमें भाग लिए, AISF, SFI और जो BSA नाम था उसका, ये लोग भी उसमें पार्टिसिपेट किए। और देखिए आज जो कम्युनिस्टों का पतन हुआ है देश के अंदर, उनकी जो राजनीतिक पतन, मतलब उनकी संख्या जो आज एकदम नगण्य हो गए, इसकी शुरुआत हुई है उस सम्मेलन से जो है। क्योंकि वो सम्मेलन से बड़े बेवकूफाना तर्क के साथ वॉकआउट करे थे। नहीं, बेवकूफाना तर्क नहीं था उनका, उस मुद्दे को लेकर वो जान भी दे सकते थे उस जमाने में। आपको उस समय की कल्पना नहीं है कि वो एक प्रस्ताव आया जिसमें रूस ने चेकोस्लोवाकिया के अंदर जो सोवियत संघ में जो किया, हस्तक्षेप किया था, उसको कंडेम करने की बात थी। और नेटो और एक और होता था, मैं भूल रहा हूँ, जो एक अमेरिकी देशों का संगठन था, नेटो जो आज भी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो भी नाम है, और एक कम्युनिस्ट देशों का कोई संगठन होता था। तो प्रस्ताव इतना बड़ा इनोसेंट प्रस्ताव था, कोई हम लोग की मंशा नहीं थी कि वो वॉकआउट करके चले जाए। तो प्रस्ताव ये था कि हम रूस की भर्त्सना करते हैं जो किसने चेकोस्लोवाकिया के अंदर सैनिक हस्तक्षेप किया या जो भी हस्तक्षेप किया। इसी मुद्दों को लेकर हंगामा हो गया। उन्होंने कहा कि आप रशिया को कंडेम नहीं कर सकते हैं, और वॉकआउट करके चले गए। और वॉकआउट करके चले गए, उसके बाद उन्होंने एक छात्र युवा संघर्ष मोर्चा इस नाम से एक नया संगठन खड़ा किया, जिसमें वामपंथी सारे संगठन थे। और यहाँ पर कांग्रेस हो, विद्यार्थी परिषद, SYS और छात्र संघ। छात्र संघ का मतलब था पटना, इनका हो गया छात्र संघर्ष समिति। हम लोग एक कार्यक्रम दें, हमारे समानांतर वो कार्यक्रम दें। और हमारे पहले 16 मार्च को उन लोगों ने बेतिया में बहुत बड़ी रैली वगैरह की, लेकिन वो कटते चले गए, क्योंकि इस आंदोलन से कट गया। आंदोलन जन आंदोलन का स्वरूप ले लिया। JP आ गए, JP को उन्होंने अमेरिकी दलाल और क्या क्या गालियां नहीं दी कम्युनिस्टों ने। तो जो बिहार के अंदर कांग्रेसी भी उनको अमेरिकी दलाल कह रहे थे और कम्युनिस्ट भी कह रहे थे, और कम्युनिस्ट जो गालियां दे रहे थे JP को, तो आंदोलन से जो कटते चले गए। और यही बिहार का जो आंदोलन था, JP ने उसको जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। कैसे कन्विंस किया आप लोगों ने? क्योंकि शुरू में तो JP ने मना कर दिया था। नहीं, JP बहुत बीमार रहते थे, और JP को नहीं, वो कदम कुआं के अंदर, कदम कुआं के पास जब महिला चरखा समिति है, वहीं JP रहते थे। और एक चीज़ और बता दूं कि हम लोगों ने अपने छात्र संघ में भाषण देने के लिए और जनवरी में बुलाया था JP को। यूथ फॉर डेमोक्रेसी करके एक अभियान चल रहा था, उसमें सर्वोदयी लोगों का, और उसमें छात्र युवा, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक संगठन सर्वोदयी वालों का एक संगठन चलता था यूथ का जो है। तो यूथ फॉर डेमोक्रेसी का कार्यक्रम किया हम लोगों ने। JP को पटना कॉलेज के अंदर बुलाया और JP ने भाषण दिया। और उस समय उन्होंने कुछ कहा इस प्रकार का कि मुझे लग रहा है कि 1942 की मैंने आवाज़ मेरे कानों के अंदर गूंज रही है, कुछ इस प्रकार का भाषण किया उन्होंने। लेकिन हम लोगों ने तो एक VIP चाहिए हमको भाषण देने के लिए, इस नाते हम लोगों ने बुलाया। चार्म होता है कि बड़े नेता को बुलाएंगे तो भीड़ जुटेगी, नहीं तो भीड़ नहीं जुटेगी। तो JP उसके बाद से कोई संपर्क नहीं रहा, कभी JP से कोई बातचीत भी नहीं हुई। लेकिन सर्वोदय से जुड़े लोग जुड़े हुए थे हमारे आंदोलन के अंदर जो है। गांधी शांति प्रतिष्ठान जो था वो हमारी गतिविधियों का केंद्र था। तो बाद में 18 मार्च को जब कर्फ्यू लग गया, बाकी हो गया, तो मुझे लग रहा है कि 19 तारीख को राम बहादुर राय, मैं और 2-3-4 लोग JP के पास गए हम लोग। और हम लोग को लगा कि इस आंदोलन को अब हम संभाल नहीं सकते, हिंसक हो गया आंदोलन और हमारे नियंत्रण के बाहर आंदोलन चला गया। और 23 मार्च को बिहार बंद का कॉल दिया गया था 18 मार्च के बाद। तो हम लोग JP के पास गए, बहुत बीमार थे JP। तो JP ने कहा, मुझे पूरी बात याद नहीं है पूरी, लेकिन जहाँ तक मुझे स्मरण है कि JP ने कहा कि देखो मैं तैयार हुए, लेकिन हमारी शर्त है कि एक तो हिंसा जो है छोड़नी पड़ेगी। ये आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन होगा, अगर हिंसा होगी तो मैं आंदोलन का नेतृत्व नहीं करूँगा। और दूसरी बात ये कि मैं जो कहूँ वो सभी लोगों को मान्य होना चाहिए। इस तरह की 1-2 उन्होंने शर्त रखी।
हम लोग के पास तो कोई उपाय नहीं था, हम लोगों ने उनका नेतृत्व स्वीकार कर लिया। उसके बाद भी जेपी बीमार थे, तो उसके बाद तो जेपी तो लौट कर आए, मैं समझता हूँ कि 4-5 अप्रैल को, लेकिन फिर जेपी के बयान वगैरह आने शुरू हो गए। और वास्तव में अगर जेपी नहीं आते तो ये आंदोलन महीने भर में टाइम फिक्स हो जाता, जैसे बाकी आंदोलन होता है। लेजिटिमेसी, एक चेहरा, एक नैतिक बल। नहीं, उन्होंने उसको जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया, मासेस को उन्होंने जोड़ दिया। जहाँ 18 मार्च को केवल छात्र थे, उसके अंदर महिलाएं, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, आम आदमी, तो आम लोगों को जोड़ दिया। और जेपी का जो गांधी जिस तरह का आंदोलन चलाते थे, उसका जो अनुभव था उनको या उसकी जानकारी थी, तो उस तरह का वो कार्यक्रम देने लगे। उन्होंने नारा दिया, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। बहुत बड़ी बात थी कि जो छात्र पत्थर चला रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो लड़के, और जेपी के कहने पर हाथ हमारा नहीं उठेगा, पट्टी बांध के एक मार्च भी निकाला जी। था। तो यानी जेपी ने, उनको लगा कि इतनी हिंसा हो गई है, तो इसका दूसरा एक्सट्रीम पर अगर नहीं जाएंगे तो ये आंदोलन चलेगा नहीं। तो जेपी के आने के बाद ये आंदोलन जन आंदोलन और पूरे देशव्यापी आंदोलन में ये परिवर्तित हो गया।